हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल। सेल में अपन ने पढ़ी सेल की डेफिनेशन, उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें, और उसके बाद अपन ने पढ़े थे ऑर्गेनेल्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव आऊंगा और लाइव आके आपसे फेस टू फेस बातें की जाएगी। तो आज फ्रेंड्स अपन बात करते हैं सेल डिवीजन। आज का अपना टॉपिक है सेल डिवीजन। तो डाल देते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन की हेडिंग। तो आज का अपना टॉपिक है सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? आज पढ़ेंगे अपन कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले अपन बात करें कि कोशिका विभाजन होता क्या है। यहां स्पष्ट हो रहा है सेल का मतलब कोशिका, डिवीजन का मतलब होता है बंटना या विभाजित होना। कोशिका का बंटना, इसमें क्या होता है कोशिका विभाजन में जो पेरेंटल सेल होती है ना, पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल। सेल डिवीजन में जो पेरेंट सेल होती है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। अब सारी बातें करेंगे अपन कैसे सेल डिवीजन होता है। मोस्टली तो सेल डिवीजन जो होता है उस फेज को बोलते हैं अपन माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ये ध्यान रखना, जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस होता है, माइटोसिस फेज बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, दो डॉटर सेल बनती है। क्या बनती है? दो डॉटर सेल बनती है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। जेनेटिकली जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है जो पेरेंट सेल होती है उसका दो भागों में विभाजन होता है और डॉटर सेल बनती है दो। मोस्टली जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। उसमें दो डॉटर सेल बनती है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो अब विस्तार से बात करते हैं जो सेल डिवीजन क्यों होता है। कई बार क्या होता है एक प्रोसेस है ये सेल डिवीजन का, जिससे सेल डिवाइड होती रहती है। कई बार क्या होता है, जो डैमेज सेल होती है या सेल की डेथ हो जाती है तो उनका डिवीजन होता है। और जो डिवीजन होता है वो डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप की है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा जब जाके जो टिश्यू है उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। टिश्यू की जो इंटीग्रिटी है, टिश्यू का जो रिपेयरमेंट है वो सेल से, क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, तो सेल डिवीजन के द्वारा ही सेल टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। तो सेल डिवीजन में जो डिपेंड करता है सेल डिवीजन, वो टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। और उस पे कई बार ऐसा होता है ना कि सेल की जो फ्रीक्वेंसी, सेल डिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है टिश्यू पे, कि कितनी बार सेल डिवीजन हो रही है, कितनी बार नहीं हो रही, कितने टाइम्स में हुई। तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है। अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टिश्यू की, क्योंकि सेल के बाद ही आएगा टिश्यू, तो वहां पे अपन बात करेंगे। और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, चलता रहता है ये प्रोसेस सेल डिवीजन का। अगर इस प्रोसेस में कोई रुकावट आती है या डिसरप्शन आता है तो फिर बॉडी में ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। कई बार कैंसर होता है ना, कैंसर, वो ट्यूमर एक ट्यूमर ही होती है। जब अपन कैंसर पढ़ेंगे, मैलिग्नेंसी पढ़ेंगे, तब बात करेंगे उसके बारे में। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, अब इसकी अपन बात करेंगे कौन कौन सी फेजेज होती है
इससे पहले अपन बात की अपन ने माइटोसिस में, माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनती है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। अब अपन ये होगी जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है इसमें। एक और चीज है, जब सेल अपने नॉर्मल लाइफ स्पान में जो उसकी जो सेल की जो उम्र है उसके लास्टिंग एंड में होती है या वो एजिंग अवस्था में होती है, जब सेल बूढ़ी हो जाती है, तो जब डैमेज होने पे या डिस्ट्रक्शन होने पे जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो किसके द्वारा रिमूव होता है, वो होता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। अपन ने एक टर्म पहले पढ़ी थी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता था कि सेल के अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई भी चीज जाती, जो प्रोटीन का वेसिकल्स बना था, गोल्जी एपरेटस में स्टोर रहता है जो प्रोटीन, उसका जो वेसिकल बना था और वो सेल से बाहर निकला था, ये वेसिकल, इसको बोला था अपन ने हेक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है फेगोसाइटोसिस में, ये सेल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, सेल के अंदर यानी इंट्रासेल्युलर पे होता है। जो सेल डैमेज होती है, उसका डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है या इसके द्वारा रिमूव किया जाता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। जब कोई भी माइक्रोब्स आ जाते हैं सेल के अंदर, तो उनका जब वेस्ट डिस्ट्रक्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो किसके द्वारा होता है? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेल डिवीजन में एक और बात है, जब सेल डिवाइड नहीं होती, सेल एक नॉर्मल सेल होती है, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब सेल डिवीजन में जाती है यानी माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा जो सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे जो क्रोमोसोम हो जाते हैं वो 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी दो डॉटर सेल बनती हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो वहां पे कितने क्रोमोसोम बन जाते हैं? 92 क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना। तो अब अपन बात करेंगे सेल की, जो सेल डिवीजन होता है उसकी कौन कौन सी फेजेज होती है, को किस किस फेज से गुजरता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सेल डिवीजन की फेज के बारे में बात करें तो दो प्रकार की फेज होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है इंटरफेज। दो स्टेज होती है, फर्स्ट होती है इंटरफेज और सेकंड होती है माइटोसिस। दो सेल डिवीजन के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद जो टाइम दूसरे सेल डिवीजन होने तक जो टाइम लगा, फर्स्ट सेल डिवीजन हो गया और दूसरा होने वाला है, उसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं सेल साइकिल। उसको बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। दो सेल डिवीजन के बीच में जो पीरियड है, जो पीरियड है, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो ये समझ में जाएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है। दो सेल डिवीजन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो अपन बात करेंगे अब, किसकी बात करें? स्टेजेज या फेजेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की फेज और स्टेज कैसे होता है सेल डिवीजन, उसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो अपन बात करेंगे स्टेजेस सेल डिवीजन की। स्टेजेज मेनली दो स्टेज होती है सेल डिवीजन की, एक होती इंटरफेज, एक होती इंटरफेज और दूसरी होती माइटोसिस। क्या होती है? माइटो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट होती है इंटरफेज, दूसरी होती है माइटोसिस।
इसमें कौन कौन सी स्टेज होती है? इसमें 3 स्टेज होती है। एक होती है G1, एक होती है एस फेज, एक होती है G2। G1 को बोलते हैं फर्स्ट गैप स्टेज, एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, और G2 है सेकंड गैप स्टेज। उसके बाद अपन बात करें माइटोसिस में, इसमें स्टेज को ध्यान रखना, पी मैट, ये ध्यान रखना, पी मैट, इससे हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लास्ट टीलोफेज। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का जो सेल डिवीजन होता है उसका ऑर्डर क्या है? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पी मेट, ये ध्यान रखना, इससे आपको याद रहेगा, पी मेट से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यह था सेल डिवीजन की स्टेज। अब इसकी डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार समझ लो। जो सेल डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 स्टेज में होता है, 2 स्टेजेस या 2 फेज में होता है। एक होती है इंटरफेज जिसमें 3 स्टेज होती है, G1, एस फेज और G2। दूसरा होता है माइटोसिस, इसमें पी मेट स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरफेज होती है उसमें सेल ग्रोथ करती है, डिवीजन नहीं होता, बल्कि इसमें क्या करती है सेल, इसमें सेल का ग्रोथ होता है। ये जो इंटरफेज स्टेज है इसमें सेल ग्रोथ करती है, क्या करती है? ग्रोथ करती है। और जो माइटोसिस है इसमें होता है सेल डिवीजन। इंटरफेज जो स्टेज है वो सेल की ग्रोथ स्टेज है, उसमें सेल की आकार और उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए इसको सेल ग्रोथ स्टेज भी कहा जाता है, इंटरफेज को। उसके बाद दूसरी है माइटोसिस, उसमें सेल डिवीजन होता है। प्रॉपर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस स्टेज में होता है, उसमें 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट। कई बार पूछ लेते हैं तो ये ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे इंटरफेज। इंटरफेज एक बार मैं आपको डायग्राम से बता दूं ये पूरी चीज कैसे क्या होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देते हैं आपको, एक साइकिल बता देते हैं। जो सेल साइकिल होता है वो किस टाइप का होता है? ये मान लो सेल साइकिल बना रहे अपन, क्या बना रहे हैं? सेल साइकिल। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फेज है अपनी इंटरफेज, यहां पे ये पॉइंट है, ये जो वाला पार्ट अपन लेते हैं यहां से यहां तक का, इसको लेंगे अपन इंटरफेज। क्या लेंगे? इंटरफेज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया इंटरफेज, ये वाली स्टेज इंटरफेज। ये जो स्टेज है, ये जो फेज है इंटरफेज, ये कौन सी है? इसमें क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है, सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें अपन ने 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेज हैं, ये G1, ये वाली एस फेज,
और ये G2। ठीक है, ये वाली G1 फेज, इंटरफेज की बात कर रहे हैं अपन, G1 फेज, ये वाली होगी S फेज और ये होगी G2। अब जो ये पार्ट है, ये वाला, ये होता है माइटोसिस वाला। माइटोसिस, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन। जो इंटरफेज स्टेज है, ये पूरी इंटरफेज, इसमें होता है सेल, इसमें होती है सेल की ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होती है, सेल की ग्रोथ। और ये स्टेज है माइटोसिस। इसमें 4 स्टेज बना देंगे अपन, 1 2 3 4। एक स्टेज है, उसको भी पढ़ेंगे। जो वाली स्टेज है ये होगी प्रोफेज, ये होगी मेटाफेज, ये वाली स्टेज है, इसको लिख सकते हैं अपन पीमेट है ना, एनाफेज, और ये होगी टीलोफेज। कौन सी होगी, टीलोफेज। ये जो लास्ट में एक स्टेज और बची है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, जिसमें 2 डॉटर सेल बनती है। उसकी भी बात अपन बाद में करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये सेल डिवीजन का साइकिल है एक पूरा। इसमें क्या होता है देखो, जो इंटरफेज स्टेज होती है और एक होती है माइटोसिस। इंटरफेज स्टेज में 3 स्टेज होती है, G1, S फेज और G2 फेज। जो इंटरफेज स्टेज है उसमें सेल की ग्रोथ होती है। उसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस में 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसको पीमेट से आप लिख सकते हो, पीमेट। ठीक है, इसमें होता है सेल का डिवीजन। क्या होता है, सेल का डिवीजन। अब अपन बात करेंगे विस्तार से, डेस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट स्टेज है अपनी G1 स्टेज। कौन सी स्टेज, G1 स्टेज। इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, G1 को। ये वाली स्टेज है जिसमें सेल ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट G1 स्टेज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेल की साइज एंड वॉल्यूम बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, सेल की साइज और वॉल्यूम बढ़ता है। सेल की ये जो फर्स्ट फेज है G1, इसमें क्या होता है, सेल की साइज और वॉल्यूम बढ़ता है। और ये स्टेज होती है वो सबसे लंबी, इसकी जो लेंथ होती है सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट स्टेज है ये। कौन सी, G1 स्टेज। ये जो G1 स्टेज है सबसे लंबी स्टेज है। जो सेल साइकिल होता है उसमें सबसे जो लंबा टाइम पीरियड है वो इसका ही रहता है, G1 फेज का, फर्स्ट गैप स्टेज का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट इंटरफेज की जो फर्स्ट स्टेज है G1, उसमें सेल की साइज बढ़ती है और उसका वॉल्यूम बढ़ता है। सबसे लंबी और लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी स्टेज होती है ये। कौन सी, G1 स्टेज। इसके बाद क्या होता है, कई बार जो सेल साइकिल होता है उसमें कुछ सेल ऐसी होती है जो उस सेल साइकिल में कंटिन्यू बनी नहीं रहती। जैसे मान लो G1 के बाद फिर कौन सी स्टेज आएगी, S फेज। तो यहां तक नहीं जा पाती वो क्या करती है, G1 वाली स्टेज कंप्लीट की और फिर अपना सेल साइकिल में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देती है कि भाई हमें तो नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कुछ सेल्स, सारी सेल नहीं, कुछ सेल्स होती है
जो उनसे मना कर देती कि भाई हम नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, तुम जाओ सेल साइकिल में, तुम ही रहो, हम नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो जो सेल होती है वो कौन सी स्टेज में आ जाती है? वो सेल आ जाती है रेस्टिंग स्टेज में। वो सेल किस स्टेज में आ जाती है? रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है वो सेल। वो सेल आ जाती है, इस स्टेज को बोलते हैं G0। G0 स्टेज बोलते हैं इस स्टेज को। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया आपको, कि जब वो जीवन स्टेज कंप्लीट करने के बाद कुछ सेल ऐसी होती है अपनी ग्रोथ करने के बाद आलसी हो जाती है कि हमें नहीं जाना भाई, तुम जाओ तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, और वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि सेल साइकिल में जो सेल होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव किस स्टेज में होती है? वो कौन सी स्टेज है जिसमें सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होती है? वो स्टेज है G0 स्टेज। आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे कि रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग का मतलब होता है इनएक्टिव। कोई भी आदमी रेस्ट में है तो एक्टिव थोड़ी रहेगा, वो तो लेटा रहेगा। तो बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें जो सेल होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा एक्टिव होती है G0 स्टेज में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद क्या होता है, कई सेल तो ऐसा होता है कि परमानेंटली वो सेल साइकिल से छुटकारा पा लेती है कि भाई नहीं जाना हमें, तुम्हारा सेल साइकिल तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमें नहीं जाना। बट कुछ सेल ऐसी होती है जो वापिस वापिस रीडिविजन होता है, रीसेल डिवीजन में भाग ले लेती है। कुछ सेल होती है जो रीडिविजन में भाग ले लेती है, स्टिमुलेट होती है वो रेस्टिंग स्टेज के बाद, कि यार उनको थोड़ा सा होता है कि यार नहीं नहीं, कुछ समझदार होते हैं बेचारे कुछ सेल जो क्या करती है कि नहीं यार बहुत सारे तो जा रहे हैं, हम भी उनके साथ ही चलते हैं, कहां तक पड़े रहेंगे यहाँ। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी सेल रीडिविजन के लिए चली जाती है। तो यहां तक ये थी अपनी जीवन फेज, फर्स्ट गैप स्टेज। एक बार और समझ लेते हैं। फर्स्ट गैप स्टेज इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज है। इस इस स्टेज में, पूरी इंटरफेज स्टेज में सेल की ग्रोथ होती है। उसमें फर्स्ट है G1 फर्स्ट गैप स्टेज। उसमें सेल साइज में बढ़ती है और वॉल्यूम में बढ़ती है। ये सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी स्टेज होती है। इस स्टेज में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो पूरे सेल साइकिल में अपना साथ नहीं निभा पाती और रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है। उस स्टेज को बोलते हैं G0 स्टेज। और इस स्टेज में सेल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। कुछ सेल्स होती है जो परमानेंटली रेस्टिंग स्टेज में रह जाती है, बट कुछ सेल को मोटिवेशन मिलता है, कुछ सेल को स्टिमुलेशन मिलता है कि नहीं हमें भी जाना है, और फिर वो सेल डिवीजन के लिए जाती है, सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। तो ये थी अपनी G1 स्टेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये वाली स्टेज सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्टेज है G1 स्टेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अपन अब बात करेंगे, इसके बाद अपन बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये जो वाली एस फेज है इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दूसरी जो स्टेज है या दूसरी जो फेज है एस फेज, दूसरी जो फेज है वो कौन सी है? एस फेज या सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस स्टेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है?
फर्स्ट पॉइंट, डीएनए का रेप्लिकेशन। अपने समान जेनेटिक मटेरियल, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल बनती है। इस स्टेज में क्या होता है, दो डॉटर सेल बनती है और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 92 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 92 हो जाती है। इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज, इसमें क्या होता है, ये पॉइंट मेन पॉइंट याद रखना, आपको ये लिखना है और कुछ ज्यादा इसमें आपको नर्सिंग में इससे ज्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है, ठीक है। दूसरी फेज होती है एस फेज। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज में। दूसरी फेज है ये इंटरफेज की। इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिससे दो डॉटर सेल बनती है और क्रोमोसोम की संख्या 92 हो जाती है। नॉर्मली 46 होता है पर डबल हो जाती है। ये जो 92 क्रोमोसोम की संख्या है ये सेल डिवीजन के लिए अच्छी मानी जाती है, मतलब अब भाई इसका सेल डिवीजन हो जाएगा। जो 46 होता है वो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है। 46 जिस सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है। अब इसमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो 92 क्रोमोसोम हो गए, तो अब ये सेल किसके लिए प्रिपेयर होगी, डिवीजन के लिए। अब ये आगे जाएगी, मतलब ये सेल साइकिल में आगे बढ़ेगी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पे बढ़ेगी आगे। तो ये होगी एस फेज। एस फेज में ध्यान रखना सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोलते हैं इसको। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दो डॉटर सेल बनती है और क्रोमोसोम की संख्या 92 हो जाती है इस वाली स्टेज में, एस फेज में। अब बात करते हैं अपन G2 स्टेज। G2 स्टेज, इंटरफेज की G2 स्टेज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें वही वापस सेल ग्रोथ करती है, G2 स्टेज। इसमें वही सेल की ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। G2 स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, यहां पे देखा आपने सेल एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, 92 क्रोमोसोम हो गए, फिर वो आगे उसका डिवीजन होने के लिए तैयार होती है। इसमें भी क्या होता है, G2 स्टेज में आगे जब साइकिल में चलेंगे अपन, ये साइकिल आगे बढ़ रहा है। G2 स्टेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो तैयार होती है माइटोसिस के लिए। अब अपन जाएंगे माइटोसिस में, ठीक है। तो यहां तक ये थी अपनी इंटरफेज, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं है तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, कुछ सुधार करना हो अगर मेरे को तो वो कमेंट करके बताओ, तो मैं कुछ इंप्रूव करूं अपने आप में। तो ये थी अपनी इंटरफेज स्टेज, G1 एस फेज और G2 फेज। अब अपन बात करेंगे जो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन की 4 फेज है। पी मैट, मैंने आपको बताया, पी मैट से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पी मैट कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब जो ये साइकिल चल रहा है, मैंने अभी पहले आपको 5-10 मिनट पहले बताया था कि अगर ये जो साइकिल चल रहा है कि जैसे G1 के बाद एस फेज और G2 फिर माइटोसिस, अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस होता है, प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं हो पाती, तो वहां पे क्या है, ट्यूमर अकर हो जाती है। ट्यूमर बोलते हो ना, ट्यूमर अब वो टाइप की ट्यूमर होती है, वो कैंसरस टाइप कैंसर वाली ट्यूमर भी हो सकती है, नॉर्मल ट्यूमर भी हो सकती है। जब अपन मेलिग्नेंसी पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो अगर वहां सेल डिवीजन डिस्टर्ब होता है या सेल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो ऐसी ट्यूमर बन जाती है। तो इसके बाद अपन बात करेंगे अब दोस्तों माइटोसिस। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की बात करेंगे।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज सेल डिवीजन की, माइटोसिस। तो अभी तक अपन अपन ने पढ़ी इंटरफेज, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे माइटोसिस की। अपन पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस कौन कौन से स्टेज इसमें, पी मैट, ये ध्यान रखना, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये जो माइटोसिस स्टेज है ये एक कंटिन्यूअस स्टेज है, इसमें कोई इंटरवेल नहीं है। ये जो इंटर फेज थी इसमें इंटरवेल था। आप अपन ने पढ़ा पहले अभी थोड़ी देर पहले, जो इंटरफेज है उसमें एक रेस्टिंग स्टेज आती है, वहां पे जो साइकिल है वो एक तरह से रुक जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं है। माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसमें कोई इंटरवेल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पी की, यानी प्रोफेज। इस स्टेज में क्या होता है तो डिटेल में बात करेंगे। प्रोफेज कौन से स्टेज, प्रोफेज स्टेज। फर्स्ट स्टेज होगी अपनी प्रोफेज। इसमें सेल कैसी होती है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इस टाइम सेल के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए कैसा होता है, वो सारी बात अपन करते हैं। तो डायग्राम से साथ साथ में डायग्राम से समझाते हुए चलता हूं मैं। मान लो ये साइकिल सॉरी सेल है। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एनवलप होता है। न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जब अपन ने पढ़ा था एस फेज में डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे क्रोमोसोम के पेयर बन जाते हैं, मतलब 46 से कितने हो जाते हैं वो। जब अपन जब सेल पढ़ा रहा था मैं, सेल में क्या पढ़ा रहा था, ऑर्गेनेज, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है तो जो क्रोमोसोम है उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, बट यहां पे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम है वो पेयर, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा, दूसरे पेन से बता दूं मैं आपको, ये क्रोमोसोम, ऐसे हो जाते हैं क्रोमोसोम, इस स्टेज में होते हैं। और इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इनको, क्रोमेटिड। सॉरी, प्रोफेज जो फेज होती है, प्रोफेज, नॉट एनाफेज, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम को बोलेंगे उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। इस फेज में, प्रोफेज फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्रोमेटिड बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये न्यूक्लियस है मान लो, ये न्यूक्लियर एनवलप होता है इसमें। इस स्टेज में, प्रोफेज स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, यहां पे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे बना देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे बना दूं मैं आपको, ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस पे, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्पिंडल बोलते हैं जिनको, ऐसे ऐसे स्पिंडल होते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे ऐसे स्पिंडल होते हैं, इनको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल, क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर बनी हो, माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, इनको सेंट्रियोल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। इनको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं।
और ये जो धागे समान स्ट्रक्चर होती है इसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड जो पेयर में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कोइल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहां से जो जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। प्रोफेज स्टेज है। इस प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, जो मेन चीज यही ध्यान रखना कि प्रोफेज स्टेज में जो सेल दिखती है वो क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, सेलुलर यानी सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ एनवलप होता है, इसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं प्रोफेज स्टेज में उसको क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। उसके चारों तरफ धागे समान स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। और जो ये सेंट्रियोल प्लस माइटोटिक स्पिंडल है, ये सेल के दोनों कोनों पे स्थित होते हैं इस स्टेज पे। कौन से स्टेज में? प्रोफेज स्टेज पे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्टेज में यहां पे होते हैं ये। ठीक है। तो ये होगी अपनी प्रोफेज। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी स्टेज? मेटाफेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इधर मैं समझा दूं मेटाफेज स्टेज को। ये होगी अपनी प्रोफेज। इसके बाद अपन बात करेंगे मेटाफेज। इसके बाद अपन बात करें मेटाफेज में क्या होता है। एनाफेज में समझ में आ गया होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है उस पर न्यूक्लियर एनवलप होता है। ठीक है। जो बीच में जो सेंट्रियोल और माइटोटिक स्पिंडल वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल के दोनों साइड पे होती है, बोथ साइड में, अपर एंड लोअर साइड, दो दो साइड पे होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं मेटाफेज। इसके बाद अपन बात करते हैं मेटाफेज। इसके बाद अपन बात करेंगे मेटाफेज। प्रोफेज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है भाई? देखो ये सेल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है यहां से, इसमें से न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाता है। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो नहीं होता इस स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो जुड़े होते हैं क्रोमोसोम वो या क्रोमेटिड, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्टेज की बात करें अपन मेटाफेज की, तो मेटाफेज में जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाता है न्यूक्लियस से, और जो क्रोमेटिड है वो एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। क्रोमेटिड किस लाइन में आ जाते हैं? सीधी लाइन में आ जाते हैं। जैसे क्रोमेटिड आ जाते हैं सीधी लाइन में। कैसे आएंगे सीधी लाइन में? एक दूसरे से बनाते हैं अपन, दो, ऐसे। ये जो क्रोमेटिड हैं एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। यहां पे कैसे थे? बिखरे हुए। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, एकदम स्ट्रेट लाइन पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो जो अपन ने सेंट्रियोल और प्लस माइटोटिक स्पिंडल था वो सेल के दोनों साइड आ जाएगा। इस साइड जैसे ये है ना,
ये सेल के दोनों साइड आ जाएगा और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ है, ये सेंट्रोमियर है, यहां कनेक्ट हो जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा सेंट्रोमियर से। ऐसे ये जो धागे हैं स्पिंडल यहां सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे ऐसे, इसके भी ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये होगी मेटाफेज स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा देख लो आप, न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, जो क्रोमेटिड है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए सेल के अंदर। दूसरा जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल के बोथ साइड, दोनों साइड में आ गए, और जो माइटोटिक स्पिंडल है, माइटोटिक स्पिंडल जो मैंने बताए थे, ये माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल सेंट्रोमियर से जुड़ गए, यहां से जुड़ गए। तो मेटाफेज में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, मेटाफेज आपको समझ में आ गया होगा। मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गया, जो सेंट्रियोल है बोथ साइड आ गए सेल के, और जो क्रोमेटिड है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ चुके हैं यहाँ पे। ये होगी मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज दो स्टेज होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं एनाफेज। अब अपन बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, यहां पे बना देते हैं डायग्राम। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जस्ट एनाफेज इस टाइप की होती है, बट जो ये जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड के जो पेयर बने होते हैं ना, ये पेयर, ये जो पेयर बने होते हैं क्रोमेटिड के, ये अलग अलग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है। कैसे होते हैं अलग अलग, कि भाई एक पेयर इधर आ गया, एक पेयर इधर आ गया, और एक पेयर इधर चला गया, ठीक है। फिर दूसरा पेयर इधर आ गया, और दूसरा पेयर इधर चला गया, तीसरा एक पेयर इधर आ गया, एक पेयर इधर आ गया, एक पेयर इधर आ गया, मतलब ये जो क्रोमेटिड हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब ये जो क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। अब इस स्टेज में, एनाफेज स्टेज में, जो अपन ने क्रोमेटिड बोल रहे थे क्रोमोसोम को, अब क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग अलग हो गए, तो इनको बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, वापिस क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो ये माइटोटिक स्पिंडल है, क्योंकि ये जो है माइटोटिक, यहां पे अपन बात करें सेंट्रियोल प्लस माइटोटिक स्पिंडल, तो ये बिल्कुल पास में आ गए इनके, ये सेंट्रियोल हो गया। और जो माइटोटिक स्पिंडल है ना, तो पहले तो बीच में थे, तो बीच से मतलब लंबे थे स्पिंडल, लंबे लंबे, अब ये पास में आ गए तो स्पिंडल भी छोटे हो गए, तो यहां से जुड़ेंगे ये सेंट्रोमियर से, तो स्पिंडल छोटे हो गए पहले से, क्या हो गए, स्पिंडल छोटे हो गए, ये जुड़ गए यहां से, स्पिंडल भी छोटे हो गए, यहां से सेंटर से जुड़ गए, सॉरी यहां से जुड़ेंगे ये, और स्पिंडल भी छोटे हो गए। यहां भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, एनाफेज स्टेज में भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। इसमें क्या अंतर आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाते हैं। इस स्टेज में जो क्रोमेटिड होते हैं उनको क्रोमोसोम बोलते हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल है वो छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट टर्न हो जाते हैं इस स्टेज में, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो सेल की दीवारों के, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड में क्रोमेटिड स्पिंडल या सेंट्रियोल के पास चले जाते हैं, तो यहाँ पे और न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं है इस स्टेज में। तो ये हो गए एनाफेज स्टेज। तीन स्टेज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और अब आती है टीलोफेज। कौन सी आती है, टीलोफेज।
इस स्टेज में क्या होता है, अब आती है टीलोफेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, यहां पे बना दूं मैं। अब इस स्टेज में क्या होता है इस स्टेज में क्या होता है जो माइटोटिक स्पिंडल है ये गायब हो जाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो जाते हैं इस स्टेज में। और जो ये क्रोमोसोम कोलाइड, मतलब ऐसे बड़खाए हुए हैं, वलयाकार स्थिति में है क्रोमोसोम, वैसे नहीं रह पाते, एकदम स्पष्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, स्पष्ट स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है क्रोमोसोम की। कैसी स्ट्रक्चर? ऐसी। कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है? ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी क्रोमोसोम की ये स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है। ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है क्रोमोसोम की। और क्या होता है, मेटाफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुआ था वो अब टीलोफेज स्टेज में आने लगता है। टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई देने लगते हैं, उसके निशान दिखाई देने लगते हैं। यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप के निशान दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे बना सकते हैं अपन डायग्राम को, थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। थोड़ी सेल डिवीजन की तरफ बढ़ रही है, ऐसे स्टेज में आ जाती है। सेल यहां से डिवाइड होगी, ये सेल यहां से डिवाइड होगी, ये दो सेल बन जाएगी। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम ही बोलेंगे, क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, जो क्रोमोसोम है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एकदम साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। और जो इधर वो है सेंट्रियोल, यहां पे थोड़ा सेंट्रियोल बना दूं मैं, सेंट्रियोल है। इसमें से क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल है वो गायब हो गए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल बच गए। माइटोटिक स्पिंडल इसमें से गायब हो गए और सेंट्रियोल बच गए। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो धीरे धीरे बनने लगता है। ठीक है, ये हो गई टीलोफेज। अब क्या होगा, मैंने लास्ट में बताया था साइटोकाइनेसिस। अब यही यहां पे क्या होगा, वही नेक्स्ट स्टेज इसकी आएगी। जो सेल हैं वो ऐसी बन जाएगी, दो दो सेल, दो डॉटर सेल बन जाएगी। ऐसी ऐसी दो डॉटर सेल बन जाएगी, ऐसी दो डॉटर सेल बन जाएगी। उसमें उसमें एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। क्रोमोसोम एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे आपको, एकदम स्पष्ट क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे, इसमें स्पष्ट क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे, सॉरी, स्पष्ट क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गई, इस स्टेज को बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस स्टेज को, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किस स्टेज को बोलेंगे? जब ये डॉटर सेल अलग हो जाएगी, दो अलग डॉटर सेल बन जाएगी, तो इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड बन जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, पूरी सेल जो सेल पढ़ाई थी वैसी सेल बन जाएगी नई। तो दोस्तों ये थी माइटोसिस। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो
तो कमेंट करके जरूर बताओ। एक बार मैं आपको फास्टली फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूं इसको। माइटोसिस सबसे पहले अपन बात करते हैं। माइटोसिस में कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, पीमेट्स, इसकी स्टेजेस होती है 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज जो फेज होती है उसमें जो क्रोमोसोम है उनको क्रोमेटिड बोलते हैं, उनके पेयर बने होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं और माइटोटिक स्पिंडल उनके ऊपर जुड़े हुए होते हैं। जहां पे क्रोमोसोम के पेयर जुड़ते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप होता है प्रोफेज स्टेज में। उसके बाद अपन बात करें मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में आप देखो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया और जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड वो सेंटर में आ गए सेल के। कहां पे आ गए? सेंटर पे आ गए, बीच में। और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर, यहां से जुड़ जाते हैं। तो ये इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता और ये स्पिन जो माइटोटिक स्पिंडल है लंबे लंबे होते हैं। दूसरी नेक्स्ट फेज आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? यहां भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पेयर, क्रोमेटिड का जो पेयर बना होता है वो अलग अलग हो जाते हैं और थोड़ा सेल की दीवारों की तरफ चले जाते हैं और वापस क्रोमेटिड को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं, पेयर अलग हो जाते हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो छोटे हो जाते हैं। तो ये थी एनाफेज। फिर टीलोफेज स्टेज आती है। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में वही वापस जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एकदम डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में दिखाई देने लग जाते हैं, एकदम स्पष्ट। वो किससे देखेंगे? वो माइक्रोस्कोप से देखने में, ऐसे अपन नहीं देख सकते माइक्रो। तो इसमें क्या होता है, जो टीलोफेज होती है उसमें एकदम जो क्रोमोसोम है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगता है। और जो सेंट्रियोल्स हैं वहां से जो माइटोटिक स्पिंडल है वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? दो पुत्री सेल कोशिका, दो डॉटर सेल बनती है और उसमें फिर न्यूक्लियर एनवेलप एकदम प्रॉपर बन जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनती है उसकी। तो इस प्रकार नई सेल का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स ये थी सेल डिवीजन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ मुझे सुधार करना हो तो बताओ और अपने फ्रेंड्स को भेजो ये क्लास, तो उनको समझ में आए, उनको भी फायदा हो इस क्लास का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चलो।